हेलो, नमस्ते। फिर से आज हम दूसरे सीरीज़ में अब इसको साइंस को जो पहले सीरीज़ में जहाँ से ख़त्म किया था, उसके आगे अब नया सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और थोड़ा-सा हम आगे की तरफ एनालाइज़ करेंगे कि आगे कैसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड और भी सारे चीज़ें। ठीक है? तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। मेरा नाम भागेश झा है और मैं आपको बीपीएससी का साइंस सीरीज प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। तो देखिए, ये आपका 78th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सेट है। एज इट इज क्वेश्चंस को ही हमने पीपीटी में लिया है ताकि उसके ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट ना हो। तो हम आगे मूव कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। आयरन ओर के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, सिनाबार, पाइराइट, लिमोनाइट। ये क्वेश्चन एक डिबेटेबल क्वेश्चन था 70th बीपीएससी में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका आंसर बोल रहे थे पाइराइट भी होगा और कुछ बोल रहे थे लिमोनाइट होगा। मगर एज पर बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार उसका जो आंसर है वो लिमोनाइट है, ना कि पाइराइट है। तो देखते हैं इसके बारे में कि आपका आयरन ओर जो है बेसिकली 4 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। पहला है मैग्नेटाइट, जिसमें 70 टू 80% 70 टू 80% आपका आयरन देखने को मिलता है। फिर है मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट। हेमेटाइट इसमें भी आपको 60 टू 70% देखने को मिलेगा। 60 टू 70% आयरन ओर इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला आता है आपका लिमोनाइट। लिमोनाइट जिसमें आपका 40 टू 60% देखने को मिलता है। और फिर है सिडेराइट। सिडेराइट जिसमें आपका 40 टू 50% आयरन देखने को मिलता है। तो एज पर द ऑप्शंस मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी की आयरन है। सबसे अच्छी क्वालिटी की आयरन ओर मानी जाती है मैग्नेटाइट। मगर ऑप्शन में जो दिया है वो लिमोनाइट दिया है, तो लिमोनाइट जो होगा वो सही आंसर होगा। पाइराइट क्यों नहीं होगा, जबकि पाइराइट में भी आपका 40 टू 60% होता है। तो ये 46% आयरन है, आयरन ओर है इसमें 46%, मगर ये फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल। इसलिए इसको हम आयरन ओर के कैटेगरी में नहीं मानते हैं। इसलिए बीपीएससी ने पाइराइट को नहीं माना है और लिमोनाइट को इसने कंसीडर किया है। तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन होगा आयरन ओर की जो टाइप्स है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट होता है आपका आयरन ओर। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन और मैग्नेटाइट आपका होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 10th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है इसी से ये क्वेश्चन उठाया गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है। तो आप बोलोगे सर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं, तो आपके यहाँ पे हाईली रिएक्टिव में सोडियम, पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा आपके हाईली रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है।
जो आपके हम जो लेडीज लोग पहनते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब जो होता है आपके लेस या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में आता है, इसीलिए आज ये पहनने लायक होता है। नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो अलग ही रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन में जो दिया है कि आप एक NaCl दिया है और इसके साथ कॉपर एलिमेंट। तो क्या ये जो फ्री स्टेट में कॉपर मेटल है, क्या NaCl को रिएक्ट ये मतलब डिस्प्लेस कर पाएगा? तो यहाँ पे Na जो होता है आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव है, और ये यहाँ पे सोडियम हाईली रिएक्टिव, तो लीस्ट और हाईली कैसे डिस्प्लेस कर पाएंगे? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां से देखो ये ऑप्शन आपको सिल्वर सिंपल से दिख गया कि ये सिल्वर है, एजी जो है आपका सिल्वर। तो ये जो सिल्वर एलिमेंट है और कॉपर, कॉपर क्या है? हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है किसके कंपेयर में? सिल्वर, कंपैरेटिवली कंपेयर टू सिल्वर, सिल्वर के कंपेयर में जो आपका कॉपर है वो हाईली रिएक्टिव है, और यही हाईली रिएक्टिव होने के कारण कॉपर क्या करेगा? AgNO3 को डिस्प्लेस कर देगा, यानी Ag सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सेकेंड ऑप्शन जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रोक्साइड, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन वो कॉपर मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फिर नहीं होंगे आपके। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता होगा कि गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ये जो होते हैं आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण ये क्या करेंगे? इजीली डिस्प्लेस हो जाएंगे किससे? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से। और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आपका पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो है आपके हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ये आसानी से किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में ये सब आते हैं। इसलिए इस ऑप्शन में आसानी से अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा कि सिल्वर जितने भी आपके वेयरेबल ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट जो पहनने वाले होते हैं, वो आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसी कारण वो पहना जाता है। इसलिए आपका कॉपर मेटल एजी को डिस्प्लेस कर देगा। तो सही ऑप्शन बी की तरफ चला जाए। ठीक है, तो आगे हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका ये हीट ट्रांसफर के ऊपर पूछा था। ये भी एक इंटरेस्टेड टॉपिक है। अब इससे भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, हीट ट्रांसफर की बात किया जाए, हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें, हीट ट्रांसफर की बात की जाए तो तीन मेथड होते हैं। एक होता है आपका कंडक्शन, कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। तीसरा आपका होगा रेडिएशन का, तीसरा रेडिएशन होगा। कंडक्शन में क्या होंगे? एक जो हॉटर एलिमेंट होंगे या हॉटर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो इसके कंपैरेटिव में जो कोल्डर होगा, हॉट से कोल्ड की तरफ क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा, तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब आप कोई भी चीज गैस पे, यानी मान लो वाटर को बॉईल कर रहे हो जिस बर्तन में, उस बर्तन को आप टच करते हो तो इसके पास क्या होता है? आपका गर्म होता है ये बर्तन। तो इससे आपके अंदर हीट की
ट्रांसफर होती है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट की ट्रांसफर, यही कंडक्शन कहलाता है। तो कंडक्शन में क्या होंगे, आपस में ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो कांटेक्ट में आएंगे, इसमें कांटेक्ट में, तो क्या होगा, हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ, कोल्ड जो ठंडा होगा इसके कंपेरेटिव में, उसके तरफ क्या होगा, हीट की ट्रांसफर होगी। इसलिए कब तक होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो कंडक्शन फेनोमेना में आपका क्या होता है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम के थ्रू ही हीट की ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन में क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट जो होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, एक साथ डिस्प्लेस हो रहे होंगे, और ये आपका फेनोमेना लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलता है कन्वेक्शन में। तो कन्वेक्शन में आपका क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट लेता है। बट रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आपका जो हीट की ट्रांसफर होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका सन की रेज, जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें, सन जो है आपके, सन से जो अर्थ पे रेडी जो रेज आती है, वो रेज बीच में तो आपका क्या है, स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, खाली जगह है। तो इस कारण क्या होता है आपका, बिना मीडियम का, बिना फ्री स्पेस में भी, फ्री स्पेस में भी क्या हो रही है, रेज ट्रांसफर हो रही है। उस कारण क्यों, क्योंकि रेडिएशन वाले फेनोमेना में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। किसके सहारे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सहारे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता ही ऐसी वेव्स है जो मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं लेता जाने के लिए, इसको किसी का सहारा नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, कौन सा मीडियम रिक्वायर नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेडिएशन। ये जो रेडिएशन वाला होगा ये आपका सही ऑप्शन होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब एक बॉडी है, इसके ऊपर आपका कोई रेज आ रही है, तो यहाँ से टकराने के बाद, इस सरफेस से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, वापस लौट जाती है। तो इसमें आपका कोई हीट की ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पे कन्वेक्शन में अभी बता दिया आपको कि एक साथ सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मूव करते हैं, और ये मीडियम की रिक्वायर होता है इसमें, इसलिए कन्वेक्शन नहीं होगा। कंडक्शन आपस में, जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को आपस में कनेक्ट किया जाता है या आसपास रखा जाता है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के तरफ हीट की ट्रांसफर होती है, मगर इस हीट की ट्रांसफर के दौरान भी उनके मीडियम की रिक्वायर नहीं करते। तो आगे के लिए एग्जाम में यहाँ से और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि कन्वेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, कंडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि किसमें आपका मीडियम का रिक्वायर्ड, इसमें बोल दिया डज नॉट रिक्वायर मीडियम, आगे आपका मीडियम रिक्वायरमेंट वाला पूछ ले, तो इसके तरफ भी हमें तैयार रहे। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप PYQ को सारे ऑप्शन भी एनालाइज कर लेते हो, तो इसी ऑप्शन से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक हम तो कर रहे हैं एक क्वेश्चन का एनालिसिस, इसी से हमें 4-5 क्वेश्चंस और आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इससे हमें बेनिफिट मिलता है अगर ऑप्शंस को आप एनालाइज अच्छे से कीजिएगा तो। ठीक है, तो आगे की तरफ अब हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टोमक। अब देखो स्टोमक, ये जो क्वेश्चन है ना, रिपीटेडली बहुत सारे PCS एग्जाम में पूछे गए।
और बीपीएससी की ही बात करें तो बीपीएससी ने ही बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिपीट किया है इस क्वेश्चंस को, जो स्टोमक वाला एसिड वाला। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। आपको पता है कि जो स्टोमक में है कौन सा एसिड का सेक्रेशन होता है, तो ये ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड का सेक्रेशन होने के कारण जो हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हम खाने के थ्रू चला जाता है अगर अंदर, तो इस बैक्टीरिया को मारने का काम, जो नुकसान ना पहुंचाए वो बैक्टीरिया, उससे बचाने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारे पेट को कैसे वो डैमेज करने से बचाता है। हाइड्रो एसिड है वो तो डैमेज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो लाइनिंग होती है वॉल ऑफ द स्टोमक के पास म्यूकस, वो म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे जो स्टोमक है उसको नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि म्यूकस जो लाइन है ऑन द वॉल ऑफ द स्टोमक, ये हमें क्या करता है, ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके नुकसान होने से, उसके नुकसान करने से हमें बचाता है, हमारे पेट को बचाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये मोस्ट रिपीटेडली पूछ चुका है ये क्वेश्चन सारे के सारे पीसीएस एग्जाम में, इसलिए आपको इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करने हैं। जरूरी नहीं है कि इस बार पूछ लिया तो अगली बार भी पूछ ले, मगर कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये सबसे सिंपल जो बोला जाता है, साइंस में आप बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से अगर आसपास के चीजों को इस ऑब्जर्व आपने किया है तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। 50% क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व करके साइंस में बीपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेके चले जाओगे। ठीक है, देखो कैसे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज। जो डिस्टेंस नापने के लिए आपने सारा हर गाड़ी में देखा होगा, अगर बाइक चलाया होगा, चला रहे हो, स्कूटी चलाए हो या गाड़ी चला रहे हो, एक ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस नापने का काम करता है। कि आप बोलते हैं ना कि गाड़ी में ये गाड़ी 2000 किलोमीटर चला है, 5000 किलोमीटर चला है, कहाँ से बोलते हैं, ये ओडोमीटर देख के बोला जाता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर का काम क्या है, जैसे नाम है वैसे ही उसका काम है स्पीड नापने का। वो क्या करता है, मेजर करता है आपके स्पीड को, तो ये आपका स्पीड मेजर करता है। एमीटर क्या करेगा, एमीटर आपका करंट नापने का काम करता है, करंट की वैल्यू एमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो आपका डिस्टेंस नापता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस को, मेजर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को मेजर करता है। क्रोनोमीटर जो होता है वो टाइम एक्यूरेसी के लिए होता है, ये टाइम के लिए, ये टाइम के लिए होता है, एक्यूरेसी ऑफ टाइम। तो सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओडोमीटर। ये आपको ज्यादातर एक्यूरेसी ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, एक्यूरेसी ऑफ टाइम, जो कि ज्यादातर आपको शिप वगैरह में देखने को मिलते हैं, जहाज वगैरह में टाइम की एक्यूरेसी को नापने के लिए आपका क्रोनोमीटर का यूज होता है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, जनरल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, बिना किसी आपके नॉलेज के, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पीएचडी ही करना होगा या अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आप, जनरल ऑब्जर्वेशन सिविल सर्वेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम अगर दे रहे हो तो आसपास के चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, ताकि आपको इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आगे। ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये भी देखो बहुत ही सिंपल 9th क्लास की केमिस्ट्री के क्वेश्चन।
बहुत आसानी से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर 9th में आपने साइंस पढ़ा होगा। 9th 10th में हर कोई साइंस पढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बारे में किसने खोज किया था या कौन से व्यक्ति ने बताया था, इंफॉर्मेशन कौन से व्यक्ति ने दिया था? तो इसका आंसर क्या है? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने क्या बोला कि एक अगर मान लो पॉजिटिवली स्फीयर है, जे जे थॉमसन ने बोला पॉजिटिवली स्फीयर के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज जो है एम्बेडेड है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव स्फीयर के अंदर चार्ज एम्बेडेड है, एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये बात जे जे थॉमसन ने सबसे पहले दी थी, उन्होंने बताया था। और यहाँ पे वाटरमेलन का वाटरमेलन की भी बात उन्होंने की थी। वाटरमेलन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश जे जे थॉमसन ने यही किया था कि मान लो आपका ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर जो स्टेट्स है ये आपके नेगेटिवली एम्बेडेड हुए पड़े हैं। तो इसको इन्होंने बोला कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में उन्होंने वहीं से दिया था, पहला व्यक्ति जे जे थॉमसन थे। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिंपल एनसीईआरटी का उठाया गया क्वेश्चन है। अगला, अब देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये भी आपके 9th क्लास के केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सिंपल अगर एक चीज याद होगा कि इसको कोई रेडियो एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में ये दूर दूर तक बातें नहीं करता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अगर रेडियो एक्टिविटी के बारे में ये पता है कि ये किसी भी हाल में ये तो नहीं हो सकता, जब ये नहीं हो सकता तो देखो कैसे ऑप्शन पे पहुंचा जा सकता है। थ्री भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बचा क्या? तो सिंपल से एक हिंट से, एक क्लू से हम आसानी से आंसर के तरफ पहुंच सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। कितनी आसानी से हम आंसर पे पहुंच गए, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो सिंपल सा कीवर्ड। अब उन्होंने बोला क्या था, थोड़ा सा ये भी देख लो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि डाल्टन ने कि अगर आपका, पहले बात तो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बोला था। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास, आपका जो इनिशियल मास होगा वो फाइनल मास के बराबर हो। इनिशियल और फाइनल मास, मास क्या होंगे? सेम होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। इन्होंने बोला कि मास इनिशियल और फाइनल आपका सेम होता है कंजर्वेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है? अगर मान लो कैल्शियम है, सी ए, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें जो कैल्शियम है चाहे वो किसी भी कंपाउंड में मिला हो, किसी के साथ मिलके कोई अदर कंपाउंड क्यों ना बनाया हो, तो मगर कैल्शियम के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके इस एलिमेंट, इस कंपाउंड में जो है कैल्शियम सल्फेट में भी उतने ही होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट में भी यही होंगे। तो कांस्टेंट कंपोजिशन की बात इन्होंने किया था कि उसकी जो कंपोजिशन है कैल्शियम की या कोई भी एलिमेंट की, अगर वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कोई अदर कंपाउंड भी बना रहा है तो उसका जो कंपोजिशन है यानी कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास हैं वो उतने ही होंगे, कोई चेंज उसके में नहीं होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपके कंपाउंड की जो कंपोजिशन या फॉर्मेशन होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो पहला, दूसरा और चौथा ये क्या हो जाएंगे आपके? इसके सही रेडियो एक्टिविटी का कोई लेना देना इससे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डाल्टन ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं किया था। अगला देखो, ये भी आपका बैक्टीरियल बायो का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज
दैट इज कॉल्ड एज स्प्लेनिक फीवर। स्प्लेनिक फीवर। एक चीज याद रखना कि टाइफाइड जो है, टाइफाइड, कोलेरा जो है आपके, ये गट से रिलेटेड है, यानी आपके जो स्टोमक को किसी न किसी वे में इफेक्ट करेगा, अफेक्ट करता है, ठीक है। और स्प्लेनिक फीवर मतलब स्प्लीन एक ऑर्गन है। स्प्लीन क्या है? छोटा सा ऑर्गन होता है, किसमें? स्टोमक के पास ही होता है। तो ये जो होता है स्प्लीन को जो अफेक्ट करे वो आपका एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स होता है। तो एंथ्रेक्स जो होता है वो आपका स्प्लेनिक फीवर इसको बोला जाता है, क्योंकि वो स्प्लीन को अफेक्ट करता है। टाइफाइड नहीं होगा, कोलेरा नहीं होगा, तो इसका आंसर एंथ्रेक्स होगा। सिंपल सा ये चीज़ भी अगर थोड़ा सा ध्यान होगा। और टाइफाइड कोलेरा ये इसमें पता ही है आपको, डायरिया टाइप का होता है, लूज मोशन जो ज़्यादा हो जाते हैं आपके, तो आपका ये स्टोमक को अफेक्ट करता है, गट से रिलेटेड है। तो मगर एंथ्रेक्स जो है वो आपका स्प्लीन है, स्प्लीन के इफेक्ट करता है, तो इसलिए इसको बोला गया स्प्लेनिक फीवर भी बोला